वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरज, अरदास, विनय, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और मैं आप लोगों के साथ मिलकर थोड़ी सी पढ़ाई करने का प्रयास करता हूं। यूपी SSC पेट 2023 की तैयारी के चरण में हम लोगों ने इतिहास के विषय वस्तु के 6 टॉपिक खत्म कर लिए हैं। 7वां टॉपिक हर्षवर्धन के बारे में है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस क्लास की या इससे पहले जितनी क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उन नोट्स को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कृपया टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन करें। आइए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश के शासक थे। पुष्यभूति वंश जो है इसकी स्थापना जो थी पुष्यभूति ने की थी। इन्होंने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्र मिला के अपना राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी जो है थानेश्वर बनाई। थानेश्वर लिखा है, कहीं कहीं थानेश्वर भी लिखा हुआ था। ये थानेश्वर जो है अम्बाला वाला जो रीजन है वहाँ पड़ता है। इस वंश के वास्तविक संस्थापक जो थे वो प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। उनके 2 पुत्र थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम राजश्री था। 2 बेटों में से एक का नाम, बड़े जो थे उनका नाम राज्यवर्धन था, छोटे वाले का नाम हर्षवर्धन था। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है बेसिकली, पर थोड़ी सी कहानी इनकी जान लेते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि इन्होंने अपनी बेटी का, जो प्रभाकर वर्धन थे, इन्होंने अपनी बेटी राजश्री का विवाह जो करवा दिया मौखरी के राजा ग्रहवर्मन से। फिर प्रभाकर वर्धन की हो जाती है मृत्यु और उसके बाद बड़े भाई राज्यवर्धन जो थे, हर्षवर्धन के बड़े भाई जो थे राज्यवर्धन, जो यहाँ पे हमने देखा, ये राजा बनते हैं। उसी दौरान मालवा का जो राजा होता है वो ग्रहवर्मन, जो राजश्री के पति थे, उनको मार के और राजश्री को बंदी बना लेता है। और उसके बाद से राज्यवर्धन जाते हैं मालवा के नरेश को मारने। मालवा का नरेश जो था उसका नाम देवगुप्त था और उसको राज्यवर्धन जाके मार देते हैं। फिर मालवा से वापस जब लौट रहे होते हैं राज्यवर्धन, तो उस रास्ते में बंगाल का जो राजा होता है, देवगुप्त का मित्र होता है वो शशांक, ये बंगाल का राजा था, इसने धोखे से राज्यवर्धन को मार डालता है। राज्यवर्धन की हत्या के बाद जो है हर्षवर्धन राजा बनते हैं। ये 16 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं 606 ईस्वी में, और यहाँ से हर्ष संवत की शुरुआत मानी जाती है। 606 ईस्वी में ये राजा बनते हैं और 647 ईस्वी तक राज्य करते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। थानेश्वर से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कन्नौज पहुंच गए। इनका दूसरा नाम शिलादित्य था। इन्होंने परम महेश्वर, परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। उत्तरापद स्वामी भी, ये वाली उपाधि भी इन्होंने ली थी, उत्तरापद स्वामी की भी उपाधि। तो 3 उपाधियां इनकी हुई थी, परम महेश्वर, परम भट्टारक और उत्तरापद स्वामी। इसने अपने मंत्री दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला। शशांक से शत्रुता जो है 619 में शशांक की मृत्यु के बाद खत्म हुई थी। तो शशांक जो था, जो उसने इनके बड़े भाई को मारा था, उससे शत्रुता 619 में खत्म हुई जब शशांक मर गया, शशांक की मृत्यु हुई। इनके समकालीन जो शासक थे वो कौन कौन थे देख लेते हैं। भास्कर वर्मा थे, वर्मन वंश के थे, कामरूप के राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय थे, चालुक्य वंश के थे, बादामी के या वातापी के चालुक्य थे। बीजापुर कर्नाटक वाले क्षेत्र में राज्य करते थे। शशांक था, इसकी राजधानी कर्णसुवर थी। शैव शासक था ये, इसी ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये जो है बौद्ध धर्म वाले लेक्चर में भी मेंशन किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसे जाके देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लेक्चर है वो। ध्रुवसेन द्वितीय थे, ये वल्लभी के राजा थे, गुजरात के राजा थे। तो ये जो थे ये लोग हर्ष के समकालीन राजा थे। हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। बाद में अपनी पुत्री की शादी कर दी इससे। ध्रुवसेन द्वितीय को पहले हराया, फिर उससे अपनी बेटी की शादी कर दी। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान में नर्मदा के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, काफी लड़ाइयां जीत जीत कर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। लेकिन जब वो दक्षिण की तरफ राज्य जीतने जा रहे थे तो नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हरा दिया था, जो कि चालुक्य वंश के राजा थे। वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग जो था हर्ष के समय ही भारत आया था। ये 629 से लेकर 645 ईस्वी के बीच भारत में रहा और 637 ईस्वी में नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने चला गया था। उस समय जब वेनसांग आया था या हर्षवर्धन के समय, ये दोनों में से अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि उस समय नालंदा के कुलपति कौन थे, तो ये आचार्य शीलभद्र थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनसांग जब शिक्षा ले रहा था तो उस समय आचार्य कौन थे, नालंदा के कुलपति कौन थे, या फिर हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो वो आचार्य शीलभद्र थे। ये जो बेसिकली जो वेनसांग आया था, ये बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने आया था। इसने एक सीयूकी नाम का ग्रंथ लिखा, ये यात्रा वृत्तांत है बेसिकली इसका। इसने 6ठे महामोक्ष परिषद में हिस्सा लिया था। कन्नौज सभा इसी के सम्मान में आयोजित की गई थी। यही उस सभा का अध्यक्ष भी था। एक कन्नौज सभा रखी थी हर्ष ने, इसी के सम्मान में आयोजित करवाई थी, और उस सभा का अध्यक्ष जो था वेनसांग ही था। वेनसांग की जीवनी लिखा है हुई ली ने, वी ली भी कहीं कहीं मिलता है। हुई ली ने वेनसांग की जीवनी लिखी है। वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। इसने मगध के महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुओं का उल्लेख किया है। इसको यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। वेनसांग को
यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, नीति का पंडित कहा गया है और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार वाला पोर्शन स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। 641 ईस्वी में हर्ष ने मगधराज की उपाधि धारण की, एक और उपाधि हो गई इनके नाम के आगे। हर्ष के दरबार में अनेक विद्वानों का निवास था, जैसे बाणभट्ट थे, मयूर थे और मातंग दिवाकर थे। बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित, कादंबरी और पार्वती परिणय की रचना की है। मयूर जो थे सूर्य शतक की रचना इन्होंने की थी। हर्ष स्वयं एक प्रतिष्ठित कवि और नाटककार था। हर्ष अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कवि था। हर्ष की जो रचनाएं हैं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये 3 नाटक हैं जो हर्ष ने लिखे थे। हर्ष जो है प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। जो 6ठी महामोक्ष परिषद थी, अभी हमने पीछे पढ़ा कि वहां पर उसको वेनसांग ने उसे अटेंड किया था। अभी महामोक्ष परिषद जो है उसमें पहले दिन बुद्ध की पूजा की जाती थी, दूसरे दिन सूर्य की पूजा की जाती थी और तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी, चौथे दिन दान दिया जाता था। ये याद रखेंगे कौन से दिन क्या किया जाता था। हर्ष जो थे बुद्ध के, सूर्य के तथा शिव के उपासक थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को इन्होंने संरक्षण दे रखा था। कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष को बल से प्राप्त किया। कश्मीर के जो राजा थे उनसे महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष को छीन लिया था। बेसिकली बौद्ध धर्म में क्या है, जो भी बौद्ध भिक्षु होते हैं उनसे जुड़े हुए सामान या उनके शरीर का कोई हिस्सा, कुछ पार्ट जो है उनके कपड़े या फिर उनका, अगर उनका कोई शरीर का हिस्सा जैसे दांत हो गया, कोई जलने के बाद कोई अवशेष बच गया है या फिर उनके कपड़े को यूज किए उन्होंने, जो भी चीज़ें हैं ये सब बहुत पवित्र मानी जाती हैं और उसे बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले जो राजा थे वो लोग अपने पास बचा के रखते थे। तो ऐसे कश्मीर के राजा ने महात्मा बुद्ध का दांत रखा हुआ था, उसको हर्ष ने जबरदस्ती उससे छीन लिया। हर्षचरित के अनुसार थानेसर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। हर्षचरित में यह भी लिखा है कि हर्ष सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार था। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार किसे कहा गया है? हर्ष को कहा गया है। हर्ष का साम्राज्य जो है प्रांतों में विभाजित था, जिसे भुक्ति कहते थे। भुक्ति का शासक जो था उसे उपरिक, राजस्थानिक या राष्ट्रीय कहते थे। भुक्ति जो है विषयों में विभाजित थी, इसका शासक विजयपति होता था। विषय जो है पाठकों में विभाजित था, जैसे आधुनिक तहसीलें होती हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रधान जो था ग्रामाक्ष पटलिक कहलाता था। हर्ष के शासनकाल में 3 प्रकार के करों की जानकारी मिलती है। एक हिरण्य है जिसे नकद कर कहते थे, भाग है कृषि में उपज का लगभग 1/10वां भाग हुआ करता था ये, और बलि थी, ये बलि को भी कर कहा जाता था। भूमि कर भी होता था, उत्पादन को 1/6 हिस्सा जो है भूमि कर होता था। मथुरा जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, ये याद रखेंगे हम। हर्ष के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? महाराज या महासामंत जो थे ये हर्ष के अधीनस्थ शासक थे। जिन राज्यों को हर्ष ने जीत के और उनको शासकों को वापस लौटा दिया था कि तुम मेरे ध्वज के अंदर राज करोगे, उन लोगों को महाराज या महासामंत कहते थे। आमात्य या सचिव जो थे मंत्री परिषद के मंत्रियों को कहते थे। उपरिक या राष्ट्रीय जो थे भुक्तियों का प्रशासक हुआ करता था। ग्रामाक्ष पटलिक जो था ग्राम शासन का प्रधान हुआ करता था। चाट बाट पुलिसकर्मियों को कहते थे। दंड पाशिक या दांडिक जो है पुलिस विभाग का अधिकारी हुआ करता था। बृहदेश्वर अश्वसेना का अधिकारी हुआ करता था। बलाधिकृत जो था पैदल सेना का अधिकारी हुआ करता था। सिंहनाद मुख्य सेनापति को कहते थे। अवंती जो था शांति और युद्ध के मंत्री को कहते थे। स्कंदगुप्त गज सेना का मुख्य अधिकारी। कुंतल अश्वसेना का प्रधान अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट है। हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ऑल्दो हर्ष जो था वो एक सेक्युलर राजा था, लेकिन इसको अंतिम हिंदू सम्राट माना गया है। ऐसे हम याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारे पास बताने को रहेगा। तो यहाँ पे खत्म होता है ये टॉपिक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।